ब्लूमबर्ग को कोट करें, वज़ीर आज़म मोदी ने आज बात की है सऊदी अरेबिया, जो मैंने पहले भी बात की थी कि इसको देखा जाए और ये सारा, क्योंकि यमन एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है ये जनवरी के पहले। इसराइल और फलस्तीन की जो चल रही है उसमें भी वो एड उनको भेज रहे हैं, सपोर्ट उनको कर रहे हैं। अमेरिका के भी दोस्त है, हर तरफ जो है ना दोस्ती का हाथ फैलाया हुआ है। MS यूनाइटेड 8th इसको रेड सी में निशाना बनाएगी। उनका जो सबसे बड़ा मेडल है शेख जायद मेडल, वो मोदी साहब को सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला है कि मैं जयशंकर जी की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्किल्स है उससे काफी चीजें लर्न करता हूँ। बलूच की आवाम को जो परेशान करने का और खून की नदियां बहाने का जो कारोबार स्टार्ट किया है पाकिस्तान की सरकार ने, मुझे लगता है कि अब अंतिम घड़ी आ गई है। हजारों बलोच लापता हैं, हजारों की डेड बॉडीज, म्यूटिलेटेड बॉडीज, मतलब जिन्हें कहा जाता है कि टॉर्चर किया गया, वो मिली है। किसी महज़ब जमहूरी मुल्क के अंदर जहाँ एक कल्चर्ड हुकूमत हो या कल्चर्ड सिस्टम हो या एक निज़ाम हो या कानून हो या आइन हो, बुनियादी हुकूक हो, वहाँ इस तरह के मनाजिर नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ टर टर करके रह चुका है, बाकी कुछ नहीं है। अफगानिस्तान के लोग वापस अफगानिस्तान आ चुके हैं, IMF पैसे लेके भाग चुका है, एटम बम इनका सैलाब में डूब चुका है, यही चीजें इनके पास रह चुकी है, सब टर टर कर रहे हैं, बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब भारत ह्यूथी रिबल्स के खिलाफ कार्रवाई में तेजी ला चुका है। जहां भारत के डिफेंस मिनिस्टर कुछ दिन पहले ही ह्यूथी रिबल्स को चेतावनी दी थी। और दोस्तों, अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात किए हैं ह्यूथी रिबल्स को लेकर के, जहां भारत और सऊदी अरबिया मिलकर के मैरीटाइम सिक्योरिटी में और ज़्यादा काम करेंगे और दोनों देश मिलकर के ह्यूथी रिबल्स के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। जो भी जहाज रेड सी और अरेबियन सी में ट्रैवल कर रहे हैं उस पर लगातार अटैक करता हुआ आ रहा है ह्यूथी रिबल्स। और इसके साथ साथ भारत ने अपने 3 डिस्ट्रॉयर्स को भी ह्यूथी रिबल्स के खिलाफ उतार दिया है। जो डिस्ट्रॉयर्स में ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल भी मौजूद है, जो ह्यूथी रिबल्स को बस एक अटैक में ही जहन्नुम तक भेज सकती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक और खबर हम सबके सामने आ रही है, जहां ह्यूथी रिबल्स ने पाकिस्तान के एक शिप पर भी अटैक किया है जो सऊदी अरबिया से पाकिस्तान के लिए तेल लेकर जा रही थी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। MS यूनाइटेड 8th इसको रेड सी में निशाना बनाया गया, ठीक है। ये लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन वगैरह इस पे फायर हुए हैं। और लेकिन ये जहाज जो है ये अगर इसको हम ब्लूमबर्ग को कोट करें, मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूं, तो ये जहाज सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो इशू है, जो सप्लाई चेन्स का इशू है, ग्लोबल सप्लाई चेन, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये इशू, इसमें सारी दुनिया मुतासिर होगी। अच्छा, और ये भी नहीं छोड़ा जा सकता, अभी भी कहीं दोबारा ट्रैक 2 चल रहे हैं मुज़ाकरात ही दारुल हुकूमतों में, मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में, और उसको देखना ही है। और ये जो कल जो उनके कमांडर की शहादत हुई है ईरान में, तो उसके ऊपर शदीद गम गुस्सा है, और शदीद गम गुस्सा है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम तो इसको बदला लेंगे और लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें अब ये है कि वो कैसे लेंगे, लेकिन वो क्या क्योंकि मतलब देखिए ना, ये इसराइल ने की है, अमेरिका और ईरान अभी तक उनका नहीं हुआ टाकरा। ये टाकरा अभी जो पहले अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को हिट किया था, लेकिन इस दफा जो मिसाइल हिट हुआ है वो इसराइल का है। तो अब यह है कि वहां से हिजबुल्लाह, उनका कहना यह है कि हमारे, और ये मैं उन्हीं की स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, ठीक है ना, उनका ये कहना है कि हमारे 7 फ्रंट्स हैं और 7 में से 6 जो हैं उसके ऊपर हम लड़ रहे हैं, ठीक है। 7 फ्रंट्स उनके कौन कौन से हैं, ये उनकी जो उनके वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा है कि 7 फ्रंट्स हैं हमारे, हम 7 फ्रंट्स के ऊपर इसराइल लड़ रहा है, तो और 7 में से 6 पे हम भी लड़ रहे हैं। अच्छा, 7 कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है गजा, एक हो सकता है मगरबी किनारा, जिसको मगरबी किनारा हो गया, गजा हो गया, फिर लिबनान हो गया तीसरा, फिर हो गया शाम, फिर हो गया इराक, और फिर हो गया हुतीज, और फिर उसके बाद हो गया ईरान। तो वो ये कह रहे हैं कि इनमें से 6 पे, यानी हुतीज समेत इराक, शाम, लिबनान, यहाँ पे हम लड़ रहे हैं। एक ईरान जो है वो उसकी तरफ हम नहीं गए, और अमेरिका से गुजारिश कर रहे हैं
कि जी चूंकि ये 6 के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं अकेले, तो बराह करम जो 7वां है उससे आप आके लड़ें। अमेरिका ने जो है वो कह दिया कि वो तो अब अमेरिका तो खुद ईरान ने इंडिया के मत्थे डाल दिया। इंडिया वाले भी वैसे तो नहीं कि जाके ईरान के साथ लड़ाई शुरू कर देंगे अपनी। उन्होंने ईरान के कि आपके यहाँ तो मिसाइल जो है तो होती नहीं, ईरान ने फायर, ईरान ने तरदीद कर दी। इंडिया देखे ना, इंडिया के मत्थे डाल दिया कि इंडिया ईरान से निपटेगा। ईरान क्यों, इंडिया क्यों लड़ेगा? ये फजूल बात है ना। तो इंडिया ने जो है वो अपने वॉरशिप्स वगैरह आगे भेजे, लेकिन जंग तो इंडिया नहीं करेगा ना ईरान से। ये तो एक नया यहाँ पे कट्टा खुलेगा। लेकिन आज उन्होंने, उनके जो वज़ीर आज़म मोदी ने आज बात की है सऊदी अरेबिया, जो मैंने पहले भी बात की थी कि इसको देखा जाए और ये सारा, क्योंकि यमन एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है ये जनवरी के पहले हफ्ते में। बाकायदा प्रॉपर एक तकरीब होगी सऊदी अरेबिया। इस टाइम बलूचिस्तान की कंडीशन है, यहाँ के लोग जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं अपने राइट्स के लिए, इवन अब सेपरेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या समझते हैं 1971 और आज 2023 कोई लिंक होती चीज नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि दोबारा कोई हिस्ट्री दोबारा से अपना दिखाएगी? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने सोहेब भाई। बहुत जरूरी है इस तरह के सवालों की चर्चा करना। पाकिस्तान में अगर इसकी चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन दिखेगा। देखिए, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर आप देखेंगे तो जी उस समय ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगालियों के खिलाफ, ठीक ऐसा ही ऑपरेशन बलूचिस्तान में अभी भी चल रहा है। और मुझे याद है कि कई सारी पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल की रिपोर्ट है। हजारों बलोच लापता हैं, हजारों की डेड बॉडीज, म्यूटिलेटेड बॉडीज, मतलब जिन्हें कहा जाता है कि टॉर्चर किया गया, वो मिली है। तो एक सिमिलैरिटी ये हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी, भाई उस वक्त भी बंगालियों की डिमांड क्या थी? अगर अयूब खान से मिलने ये अपने मुजीबुर रहमान आए थे, उनकी डिमांड ये नहीं थी कि वो अलग होना चाहते हैं। उनकी डिमांड ये थी कि जीता मैं हूं तो मुझे पद दिया जाए, मैं जिस चीज का हकदार हूं वो हकदार मैं हूं और वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें हक नहीं दिया गया। उनका कहना था कि भाई आप जो बांग्लादेश से पैसे कमाते हैं, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से उस वक्त जो पैसे आप कमाते हैं उससे आप इस्लामाबाद बनवा रहे हैं, वहां की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। पटसन बांग्लादेश में होता था जी जी, लेकिन हमारे उधर हमारे लिए सड़कें नहीं बन रही। हमारे यहाँ तूफान आया इतना बड़ा, लेकिन उसमें कोई हमें मदद नहीं दी गई, हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया, लाखों लोग हमारे मर गए। तो ये सिमिलरिटी दिख रही है। उनकी भी आवाज नहीं सुनी गई, इनकी भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। उनके खिलाफ भी फौज ने कार्रवाई की, इनके खिलाफ भी फौज कार्रवाई कर रही है। तो अब ये पाकिस्तान के वो लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो लोग अभी भी अंधेरे में हैं और उन लोगों को सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही है। वो गलतियां दोहराई जा रही हैं, उन गलतियों पर फिर से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। उस वक्त भी सवाल नहीं पूछे गए थे। मुझे याद है कि अगर एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन रिपोर्टर हुआ करते थे, एंथनी मैस्करहनस नाम था उनका, बाद में पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जेनोसाइड, बंगाल के लिए जी। और फिर वो पूरी दुनिया ने कवर किया, फिर वो पूरी वो सबूतों के साथ रिपोर्ट लेकर आए, उनको भागना पड़ा पाकिस्तान से और वो अब बाहर सेटल हो गए। लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। आज मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों की ज्यादा जरूरत है जो बात तो करें कम से कम, कि अरे यार उनकी बात तो सुनो, उनकी डिमांड तो सुनो, वो क्या मांग रहे हैं उनकी बात तो सुनो। तो सिमिलैरिटीज हैं सोहेब भाई, बिल्कुल सिमिलैरिटीज हैं। और ये हमारे यहाँ कहावत भी है, आपने भी सुनी होगी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अगर आप इन रास्तों पर आगे बढ़ते रहेंगे और जिस तरह से चीजें प्रोसेस हुई हैं बलूचिस्तान के मामले में, तो बिल्कुल दोहराई जा सकती हैं और बिल्कुल एक और बांग्लादेश बन सकता है।